हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप के पढ़ाई में लग गए होंगे। यस, सेल्फ स्टडी जरूर कर रहे होंगे क्योंकि स्वाध्याय ही हमारी लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी की बहुत जरूरत होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 6 शुरू कर दिया है। नाम है उषा। उषा क्या है? उषा के जो शब्द है या उषा के जो पर्यायवाची शब्द हैं, क्या आप उन अर्थों को जानते हैं? क्या आपने इस कविता को पढ़ा? क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखा? यदि देखा है तो आप मेरे पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर चुटकियों में दे रहे होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब विद्यार्थी वीडियोस देखते हैं और उनको जो भी डाउट होता है या जो भी आपको समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बिल्कुल पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, सभी प्रश्नों का जवाब यहां हम करने वाले हैं, सॉल्यूशंस यहां हम करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करती हूं कि आप ध्यानपूर्वक बस वीडियो देखो, क्योंकि ध्यानपूर्वक क्यों कहती हूं मैं बार बार, देखना और ध्यान से देखना दोनों में बहुत अंतर होता है। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न और जानते हैं कवि ने उषा कविता में किस तरह से प्रश्न रखे गए हैं या उषा कविता में किस तरह के प्रश्नों को रखा है। प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। वाह, क्या प्रश्न है! एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न आ गए हैं। इसमें 2-3 प्रश्न कैसे? कविता में कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है, या कविता ने, प्रश्न यह भी आ सकता था कि उषा कविता में कवि ने कौन कौन से उपमान दिए हैं, ठीक है, या फिर कविता में गांव का चित्रण किया है, यह किन उपमानों से पता चला है, दूसरा हो गया। और क्या होता है कि गतिशील शब्द चित्र, किस तरह से कविता में गतिशील शब्द चित्रों का प्रयोग हुआ है। क्या आप गतिशील शब्द चित्र से मतलब परिचित हैं? बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में समा गए। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न का अर्थ हमें समझना होगा। पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर उपमान होते क्या है और गतिशील शब्द चित्र किसे कहते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है उपमान किसे कहते हैं? उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। याद रखिएगा आप, ये हमेशा आपको काम में आएगा। जिससे तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमान। ठीक, की जाती है उसको उपमान कहते हैं। अब यहां पर जितने भी उपमान कवि ने दिए हैं तो उनको कविता में कवि ने गतिशील क्यों कहा है, या जो भी गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, कैसे कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की कविता का या गांव के वातावरण का गतिशील शब्द चित्र है। गतिशील शब्द चित्र का अर्थ होता है पल पल बदलना या चेंज होते रहना। गतिशील मतलब उसमें कुछ तो चेंजेस हो जो स्टेबल है। अब जैसे ये पेन रखा है, ठीक है, पेन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये गतिशील परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ इसके कार्य के द्वारा जरूर गतिशील परिवर्तन होते हैं। हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, कहीं आ से लिखकर, हम ABCD से लिखकर हम कहां तक 12वीं कक्षा में आ गए आप। तो इसके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए। अब यहां पर देखो, कविता में के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। जो स्टेबल नहीं हो उसको गतिशील कहते हैं, ठीक है, मोशन में हो। तो कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। बिंब अर्थात प्रतिबिंब का अर्थ होता है छवि, और बिंब का अर्थ होता है सिंबल्स। ठीक है, बिंब, कौन कौन से बिंबों के माध्यम से कवि ने बताया है कि उषा लाल खड़िया की भांति है, या नीली या गौर झिलमिलाती देह की भांति है, या राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसे कौन कौन से बिंबों का प्रयोग किया है, कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है। तो बिंब अर्थात सिंबल, जिनकी इसकी तरह ये होता है, इसकी तरह ये होता है। तो जो तुलना की जा रही है की तरह,
या जिसकी तरह या जिसके जैसा, वो आ जाता है उपमानों में, जो कि वाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। आपने अलंकार पढ़े हैं? अलंकार पढ़े हैं? अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार होता है जिसमें कि 4 घटक होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखो, तो उसमें हम बात कर रहे हैं यहां पर उपमान की। उपमान अर्थात होता है जिससे तुलना की जाती है, और बिंब का अर्थ होता है सिंबल्स। तो कवि ने यहां पर गतिशील बिंब योजना की है। गतिशील, ठीक है, जो बदलती है, जो चेंज होती है, उस तरह की बिंब योजना की है। एक इस तरह से कविता का जो मतलब फॉर्मेट उन्होंने है, या कविता की जो रचना की है, उन्होंने ग्रामीण गतिशील बिंबों की योजना करके की है कि क्या क्या होता है। उसी तरह से जैसे अब सिल पर कोई भी कुछ भी पीसता है तो वो भी तो मोशन होता है ना, अब वो भी तो परिवर्तन होता है, वो भी तो गतिशील परिवर्तन होता है। जो लाल मिर्च है वो मसाले में तब्दील हो जाती है, ठीक। राख से लीपा हुआ चौका लीप दिया है, अब वो सिर्फ ऐसा ही तो नहीं रहेगा, वो भी सूख जाएगा। हर दिन फिर यही चलता रहता है, तो गतिशील, जो चेंज होता रहे, ठीक है। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब की योजना की है। भोर के समय, अब भोर का अर्थ आप समझ गए हो, उषा, ठीक है। उषा अर्थात प्रातः काल या सूर्योदय से पहले का समय। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है, पवित्र भी कहा है उसको, शंख को पवित्र। अड़िमा, गड़िमा जैसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं, उनमें शंख, चक्र, कच्छप, ये सब माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर पवित्र शंख की तरह लग रहा है क्या? आकाश, क्योंकि उसमें कोई ऐसे कोई भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी चल नहीं रहा, मतलब एकदम निर्मल और स्वच्छ आकाश प्रातःकाल सूर्योदय से पहले। उसे राख से लीपे चौके के समान भी बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। राख से लीपा हुआ चौका, जब चूल्हे के आसपास जब चौका लगाया जाता है तो वो गीला रहता है, तो नमी के कारण जब प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, किसी भी मौसम की बात कर रहे हैं हम, ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ बारिश का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, हर एक मौसम में सूर्योदय से पहले थोड़ी थोड़ी नमी रहती है, ठीक है। हर समय, हर 12 महीनों की यदि हम बात करें तो जो वो काल होता है प्रातः काल, सूर्योदय से पहले का काल, उसमें यदि सैर पर निकलते हैं हम, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने चले जाएं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। या हम जानते हैं, लेकिन बहुत कम है जो कि मानते हैं कि इसका पालन कर लेते हैं, ठीक है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिलसा भी लगता है, सिल के समान भी लगता है। कैसा? लाल केसर से धोए हुए सिल के समान। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया पर मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से ही संबंधित हैं, इसलिए कविता में इन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि गांव की सुबह का ही गतिशील वर्णन है। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने कहा है शंख की तरह, राख से लिपे हुए चौकी की तरह, सुबह की नमी के कारण गीला लगता है, फिर लाल केसर से धोए हुए सिलसा लगता है, फिर स्लेट पर लाल खड़िया से लिखने जैसा लगता है। तो ये सारे जो उपमान हैं वो गांव से संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि गांव की सुबह का गतिशील वर्णन है। लिख लेंगे आप, लिख लेंगे कि कविता में, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कविता में निम्नलिखित उपमानों के कारण या उपमानों के प्रयोगों के कारण या प्रयोग के कारण हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता उषा गांव की सुंदरता का वर्णन है, या ठीक है, या गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। नंबर वाई आप लिख दीजिए कि स्लेट की तरह, राख से लिपी हुई चौकी की तरह, शंख, नीले पवित्र शंख की तरह, स्लेट पर खड़िया या सिल पर लाल केसर मल दी हो किसी ने। तो ये सब जब उपमान हम लिखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये गांव का ही गतिशील वर्णन किया है। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में, अब देखो आकाश के नीलेपन में अब धीरे 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 सूर्योदय होने लगा है। सूर्योदय से पहले का वर्णन क्या किया है? स्लेट की तरह कहा है, राख से लीपे हुए चौकी की तरह गीला कहा है, नीले शंख की तरह पवित्र कहा है। अब जैसे 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 अब सूर्योदय हो रहा है, झिलमिलाता सा, हिलता हुआ सा नजर आएगा, क्योंकि मंद मंद हवा चलेगी, ठीक है,
और कुछ कुछ ऐसा ऐसा झिलमिलाता सा नजर आता है जब आपने सूर्योदय देखा है, नजारा देखा है आपने। तो आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है, जैसे ही सूर्योदय होने वाला होता है, तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो, क्योंकि आकाश के नीलेपन में जब सूर्योदय होता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले जल में किसी गोरी स्त्री का जो देह है या शरीर है वो झिलमिला रही हो, सुंदर। तो यहां पर सुंदरता का मतलब ये भी उपमान दिया है कि सूर्य को एक सुंदर और गौर देह वाली स्त्री बताया है। ठीक है, आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। झिलमिल समझते हो आप, झिलमिलाता एकदम। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें गतिशीलता है। सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि एक चल रहा है अब एक खत्म हो जाएगा तब दूसरा स्टार्ट होगा। एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक साथ चल रहे हैं, वो तारतम्यता बनी हुई है। ऐसा नहीं कि स्लेट की तरह लग रहा है, वो स्लेट की तरह लगना बंद हो जाएगा, फिर वो ऐसा लगेगा, फिर राख से गीले चौके की तरह लगेगा, फिर सिल पर जो खड़िया या केसर मल्दी हो वैसा लगेगा। सब खत्म नहीं हुए हैं कि एक खत्म हुआ तब दूसरा शुरू हुआ। एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ चले आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं ये। इनमें गतिशीलता है, इनमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है, मतलब पल पल बदलते प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। और इसी के कारण अब सूर्योदय हो गया है और जो भी जादू था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब देखो यहां पर ये लिखा है आपका ब्रैकेट में कोष्ठक, कोष्ठक कहते हैं ना हिंदी में, ब्रैकेट को कोष्ठक कहते हैं। तो किसी के मस्तिष्क में क्या ये प्रश्न आया कि ये कोष्ठक में क्यों दिया है? हाँ देखिए, भोर का नभ, भोर का नभ, नभ मतलब आकाश, नभ का मतलब समझते हो ना आप, आकाश। भोर मतलब तो आपको पता है, हो गई है ना, उषा। भोर का अर्थ है उषा और उषा मतलब सूर्योदय से पहले। ठीक है, तो भोर का नभ या उषा का जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो, और वो भी कैसा, जैसे अभी गीला पड़ा हो नमी के कारण। तो नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है, अलग अलग अर्थ देता है। यदि कहीं योजक चिन्ह लगा है, यदि कहीं विराम चिन्ह लगा है, यदि कहीं अर्ध विराम चिन्ह लगा है, यदि कहीं कोष्ठक लगा है, तो ये सारे जो हैं कविता को एक अलग अलग अर्थ देते हैं, क्योंकि विराम चिन्हों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है बताइए। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि अभी गीला पड़ा है, इसको कवि ने कोष्ठक में क्यों लिखा। ठीक, तो नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है और अपने जो व्याकरण का, जब नई कविता के बाद से ही व्याकरण का चलन स्टार्ट हुआ, पहले जब व्याकरण के नियम नहीं थे तो कुछ भी लिखा जाता था, कुछ भी, कोई नियम नहीं थे हिंदी में। लेकिन व्याकरण आने से हिंदी को एक नई दिशा मिली और उसकी जो प्रकृति है वो एकदम ठोस हो गई, कॉन्क्रीट हो गई कि यस, विराम चिन्हों का क्या उपयोग है, किस तरह से हम भाषा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम या जो कॉमा है उसका प्रयोग हमें थोड़ा सा रुकना है, पूर्ण विराम हमें अच्छे से रुकना है, अर्ध विराम हमें किस तरह से रुकना है, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह हमें क्या देता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या होते हैं, ये सब इनके माध्यम से भाषा में समझ आई है। भाषा को सहजता से समझा जा सकता है, भाषा में भावों की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक, तो नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। जो भी ब्रैकेट या कोष्ठक में दिया रहता है उसका अर्थ है ये विशेष, इसके कारण कविता में कुछ तो विशेषता आई है। अर्थात यदि सिर्फ लिख देते राख से लिपा हुआ चौका और यहीं लिख देते गीला पड़ा है
तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जो कवि कह रहे हैं वो राख से लिपा हुआ चौके की ही बात कर रहे हैं जो कि गीला पड़ा है, जबकि यहां पर अभी गीला पड़ा है को उन्होंने रखा है कोष्ठक में। तो इसका अर्थ क्या है कि जब चौके की तुलना, जो चौका है, चूल्हे के चौका जो रहता है उसको लीपते पोतते हैं सुबह सुबह, तो वो गीला पड़ा है, अर्थात सुबह की जो नमी होती है उसके कारण वातावरण एकदम ठंडा कूल सा नजर आता है, मॉइस्चर रहता है, ओस की बूंदें आपको दिखाई देती है। हर एक मौसम में सुबह आप जाएंगे तो नमी दिखती है। ठीक, तो शमशेर बहादुर सिंह ने भी कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठक में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। अब यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि विराम चिन्ह क्यों आवश्यक हैं। विराम चिन्ह नहीं होते तो हम किस तरह से पढ़ते। एक सेंटेंस आपके समक्ष लिखती हूं, जैसे है, सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब यहां पर कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है। यदि सिर्फ 2 विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे यदि हम अल्प विराम, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, तो रोको, यहां पर यदि हमने अल्प विराम लगा दिया और यहां पर पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है, तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, बताओ इसका क्या अर्थ होगा? रोको मत जाने दो। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई जो जाने वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा रोको मत जाने दो। क्लियर हुआ? अब यदि इसी सेंटेंस में हम रोको मत जाने दो, हो सकता है आपने ये पहले भी सुना हो, तो अब और पढ़ाओ। अब यहां पर यदि हम लगा देंगे तब क्या अर्थ हो जाएगा? यहां पर था तो क्या था? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। किसी को, कोई भी आया है या कोई भी जा रहा है तो उसको रोक लो, जाने मत दो। अब यहां पर मत के बाद यदि लगाया हमने तो रोको मत जाने दो, कॉमा ये बताता है हमें, अल्पविराम ये बताते हैं। तो विराम चिन्ह हमें शुद्धता का परिचय कराते हैं, विराम चिन्ह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में हमारी सहायता करते हैं। इसी की तरह यदि कुछ भी, ओहो ये क्या नजारा है, वाह, या वाह क्या दृश्य है, तो ये हमारे भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का बहुत उपयोग है, इसलिए यहां पर कोष्ठक में जो भी बात दी रहती है, कभी भी किसी भी कविता में कोष्ठक में जो बात दी रहती है वो प्रमुख रूप से उसका मुख्य सामग्री से संबंधित होती है। वह कथन का स्पष्टता प्रदान करती है, मतलब जो भी कथन है या जो भी लिखा गया है उसको वो क्लैरिटी प्रदान करती है, क्लैरिटी के साथ वो मतलब एक्सप्रेस करती है। यहां अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठक में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी और ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यस, जो भी वाक्य कोष्ठकों से पहले दिए रहते हैं उसमें पूर्णता तो पता चलती कि ये पूर्ण हो गया है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाता, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता। कोष्ठक हमें ये बता देते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। गीला पढ़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन गया है। समझ आया? बिल्कुल, आशा करती हूं सुना है तो समझ अवश्य आया होगा। और यह भी मुझे पता है कि कई तरह के प्रश्न भी आपके मस्तक पटल पर अवश्य बन रहे होंगे। तो यदि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह के प्रश्न उभर रहे हैं तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आपके लिए। सभी विषय की जो वीडियोस हैं आप सबको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। अंग्रेजी मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, साथ ही साथ हिंदी मीडियम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेआईबी, सीआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं यहीं। तो घबराने की चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने उद्देश्य पर आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, हम हैं आपके साथ। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।